जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी स्थान विशेष पर यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत होता है तथा स्थान परिवर्तन के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है। तो उदाहरण के लिए पहला देखिए कि ऊंचाई का प्रभाव। तो ऊंचाई यानी कि एच का मान बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान घटता है। यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो उसी तरह से उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घटता चला जाएगा। और दूसरा कि पृथ्वी के आकार का प्रभाव भी पड़ता है। तो लिखेंगे कि जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम यानी कि कम होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, गुरुत्व बल और भार किसे कहते हैं, उनके अंतर को स्पष्ट करें। तो पहले हम लोग गुरुत्व बल का लिखेंगे कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वह बल गुरुत्व बल कहलाता है। उसके बाद लिखेंगे कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। तो भार का फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, या फिर भार का यह भी लिख सकते हैं कि भार वह राशि है जो किसी वस्तु का वजन है। अब इन दोनों में अंतर लिखेंगे, गुरुत्व बल और भार में अंतर। कि भार गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पर लगाया गया बल है, जबकि गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच का आकर्षण है। यानी कि दो वस्तुओं के बीच यह आकर्षण का कार्य करता है, यानी कि अपनी ओर खींचने का कार्य करता है। आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लेंगे। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त करें। पृथ्वी की सतह पर यह व्यंजक क्या होगा। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि माना कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r मानी जाए तो पृथ्वी की सतह से नगण्य ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से लगता गुरुत्व बल हो जाएगा F = G(m(m)/r²। तो यदि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी हो तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हो जाएगा F = mg। तो अतः mg = हो जाएगा G(m(m)/r²। तो देखिए यहाँ से m और m ये कट जाएगा, छोटा वाला दोनों, इधर एक m है और ये एक m कटेगा तो शेष इधर बचेगा, g है तो g इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा Gm/r²। तो देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुका है गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक G = Gm/r²। तो चूंकि अब हम लोग इसको समीकरण 1 मानेंगे, क्योंकि हमें पृथ्वी की सतह पर भी इसका व्यंजक ज्ञात करना है। उसके बाद लिखेंगे कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि G का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि G पृथ्वी के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह द्रव्यमान और त्रिज्या इन सभी पर निर्भर करता है, परंतु वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अतः प्रत्येक वस्तु चाहे वह हल्की हो या भारी, इसके लिए जी का मान समान होता है। यानी कि गुरुत्वीय नियतांक का जो मान होता है वह बराबर ही रहता है, चाहे वह वस्तु भारी हो या फिर हल्का हो। तो अतः इस प्रकार हवा का प्रतिरोध नगण्य माना जाए, यानी कि न हो रहने पर गुरुत्व के अधीन गिरने वाली सभी वस्तुओं का त्वरण समान होगा, यानी कि उसका त्वरण होगा वह बराबर ही होगा। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में जी एम और आर का मान रखने पर, तो चूंकि हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ था G = Gm/r², तो अब हम लोग इसमें जी एम और आर का मान रखेंगे। तो लिखेंगे कि G का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² और इंटू m का मान होता है 6.0 × 10⁻24 kg
और बटा में तो आर का मान होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, और आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे और आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर स्क्वायर, यानी कि पृथ्वी की सतह पर इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रूफ भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होती है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है या फिर कहलाता है। इसके बाद हम लोग इस सिद्धांत का सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करना था, तो लिखेंगे कि एक खाली बेलनाकार बर्तन और एक धातु के बेलन को कमानीदार तुला के हुक्के से चित्र 4.13 में दिखाया गया है, इस तरीके से लटका देते हैं। तो आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि एक खाली बेलनाकार बर्तन है, ये रहा एक खाली बेलनाकार बर्तन, और इसमें एक धातु की बेलन के कमानीदार तुला के हुक्के से लटकाया गया है। तो ये रहा कमानीदार हुक्का, तो इसमें से इसको लटकाया गया है। अब इसके बाद कि तुला का पठन W1 ले लेते हैं, यानी कि तुला का जो वजन होता है वह W1 होता है। अब एक आपला वाली डिब्बा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जिसके बगल में टोटी लगी होती है, उसमें पानी भर कर उसके टोटी के नीचे एक बीकर में रखते हैं। अब आप लोग इसका चित्र बी देखिए, इसमें एक टोटी लगा हुआ है और जो इस डिब्बे में पानी भरा हुआ था वह पानी अब इस टोटी की मदद से इस बीकर में, नीचे वाले बीकर में गिर रहा है। अब बेलन को धीरे धीरे डिब्बे के पानी में डुबोते हैं। जब पूरा बेलन पानी में डूब जाता है तो बेलन के आयतन के बराबर का पानी बहकर बीकर में जाता है। तुला का संकेतक ऊपर उठ जाता है, अर्थात बेलन के भार में कमी हो जाती है। इसके बाद बीकर में एकत्रित पानी को तुला से लटके खाली बेलनाकार बर्तन में डाल देते हैं। हम देखते हैं कि तुला का संकेतक ठीक पहले के पठन पर आ गया है, जैसा कि चित्र दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि पानी में डुबाने से बेलन के भार में कमी बेलन द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होती है। इस प्रकार आर्किमिडीज के सिद्धांत का सत्यापन हो जाता है। तो आप लोग समझिए कि आर्किमिडीज के सत्यापन के लिए तो सबसे पहले एक खाली बेलनाकार बर्तन लिया गया है और एक धातु लिया गया है, जो कि बेलन को कमानीदार के साथ यहाँ पे टांग दिया गया है। और दूसरे वाले चित्र में जब इसमें नीचे वाले डिब्बे में पानी भरा जाता है और इसको ऊपर से लटकाया जाता है, और जो पानी इस डिब्बे में से गिरता है, यहाँ पे देखिए पानी जो डिब्बे में से गिर रहा था, अब इस पानी को पुनः तीसरे वाले चित्र में देखिएगा तो इस पानी को पुनः ऊपर वाले इस खाली डिब्बे में डाल दिया गया है। और जब हम लोग इसका पुनः तुला के द्वारा इसका वजन करते हैं तो जो वजन पहले था वही वजन पुनः आ जाता है। तो इस प्रकार यह कहा जाता है कि इस डिब्बे में से जो भी पानी इस डिब्बे में नीचे की ओर गया उसका वजन और जितने वजन का वस्तु इस पानी में डाला गया था, इन दोनों का वजन बराबर ही था। तो इस प्रकार से आर्किमिडीज का सिद्धांत का सत्यापन हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका लास्ट 5 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के किसी द्रव में डूबने या तैरने की शर्तों को समझाएं। द्रव की उत्प्लावकता के कुछ उपयोग भी बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए, तभी वस्तु पानी में डूबेगा। यानी कि जो वस्तु का वजन होगा वह पानी के वजन से अधिक होगा, तभी वह वस्तु पानी में डूबेगा, अन्यथा वह वस्तु पानी में नहीं डूब पाएगा। और दूसरे में लिखेंगे कि किसी द्रव में किसी वस्तु को तैरने के लिए
वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम या फिर बराबर होना चाहिए, तभी वस्तु द्रव में तैरेगा। यानी कि किसी भी वस्तु को तैरने के लिए उसका घनत्व जो कि पानी के घनत्व से कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तभी वह वस्तु पानी में तैर पाएगा, अन्यथा वह वस्तु पानी में डूब जाएगा। उसके बाद का प्रश्न था कि उत्प्लावकता के कुछ उपयोग हमें बताना था। तो ये देखिए, पहला है जहाज। तो लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए लोहे की सुई या कांटी पानी में डूब जाती है। यदि लोहे के टुकड़े को पीटकर उसे नाव का आकार दे दिया जाए तो यह पानी पर प्लावन कर सकता है। इसी सिद्धांत पर पानी में चलने वाले जहाज बनाए जाते हैं। जहाज लोहे की चादरों से अवतल आकार के इस प्रकार बनाए जाते हैं कि इनके अंदर खाली जगह बहुत हो। इससे जहाज इतना पानी हटा पाता है कि हटाए गए पानी का भार जहाज तथा उसमें लदे सामानों के भार से कहीं अधिक होता है, इसीलिए जहाज पानी पर प्लावन करता है। यानी कि जहाज का वजन तो बहुत ही अधिक होता है और जब वह चलता है तो उसके नीचे पंखे लगे हुए होते हैं जो कि पानी को बहुत ही अधिक मात्रा में हटाते हैं। और जहाज का जो घनत्व होता है उसमें जो लगे पंखे होते हैं वे उस जहाज के घनत्व से कई अधिक गुने पानी को उस जगह से हटाते हैं, तभी वह जहाज होता है जो कि पानी में चल पाता है, अन्यथा डूब जाएगा। और इसका दूसरा उपयोग है मनुष्य का पानी में तैरना। यानी कि इसी उत्प्लावकता के कारण ही मनुष्य पानी में तैर पाता है। तो लिखेंगे कि मनुष्य के शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, किंतु उसके सिर का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। यानी कि जो मनुष्य का सिर का घनत्व होता है वह 1100 होता है और पानी का घनत्व होता है वह 1000 होता है। इसीलिए मनुष्य जो कि पानी में डूबने लगता है, किंतु वह जैसे ही पानी को हटाता है अपने हाथों और पैरों से तो वह आगे की ओर बढ़ता चला जाता है और उस पानी में नहीं डूब पाता है। यह होता है उत्प्लावकता के कारण ही। अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।